हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज देखते हैं कुछ न्यू टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे, सर्किट का कुछ कंसेप्ट भी देखते चले। जो आज का जो कंसेप्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टॉपिक का ईएमएफ एंड पीडी। और ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस होता है। ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी means cell is a device which convert chemical energy into electrical energy। सेल क्या करता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सेल होता है और ये जो मेरा होता है ये सेल का वोल्टेज जो होता है, सेल के वोल्टेज को ईएमएफ से डिनोट करते हैं। मींस सेल का ये वोल्टेज क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। और ये सेल का स्मॉल आर जो है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है। ये होता है ड्यू टू एनोड एंड कैथोड पोटेंशियल के कारण। मींस सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ये सेल का जो वोल्टेज होता है उसको हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मींस व्हाट इज सेल? सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड सेल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से करते हैं, और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल के पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं। मींस दिस इज ईएमएफ, यही मेरा ईएमएफ कहलाता है। और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है यहां तक? तो मेरा पहला टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं व्हाट इज ईएमएफ एंड दूसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। हम देखते हैं यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ, और दूसरा टॉपिक जो मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया हमने वी से। अब हमने क्या कर लिया, ये एक सेल है और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इस सेल का ईएमएफ ई। इस सेल को कनेक्ट कर दिया हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से और यहां पे एक की लगा दिया और इस की को क्लोज्ड कर दिया। की क्या है? क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ईएमएफ कहते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल थ्रू आउट दिस सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दो पॉइंट के बीच इनसाइड द सर्किट ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मींस व्हाट इज ईएमएफ? The amount of work done to carry unit positive charge from lower potential to higher potential throughout this circuit is called EMF
and the amount of work done to carry unit positive charge between 2 points in the circuit is called potential difference. मीन्स पूरे सर्किट में किया गया वर्क डन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है और किसी दो पॉइंट के बीच किया गया वर्क डन ईएमएफ कहलाता है। मीन्स जाहिर सी बात है कि ईएमएफ जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। ईएमएफ मेरा पूरे सर्किट का वर्क डन होता है और पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का वर्क डन होता है। तो व्हाट इज ईएमएफ, कैसे डिफाइन करेंगे ईएमएफ को? तो ईएमएफ का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल थ्रू आउट दिस सर्किट इज कॉल्ड EMF. And what is potential difference? The amount of work done to carry unit positive charge between the 2 points is called potential difference. क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा था EMF and PD का definition. अब हम देखते हैं करंट थ्रू द सर्किट। ये मेरा एक सेल है। सेल को अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर दिए हैं और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है EMF, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो इस सर्किट में करंट देगा और करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट का जो वैल्यू होगा और ये I का जो वैल्यू होगा टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो टोटल ईएमएफ सेल का कितना है, E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R। Here this R is external resistance and this R is internal resistance. So I equal to E by R plus R. क्लियर है? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो E इक्वल टू हो जाएगा मेरा I into R plus R. This is equal to E equal to IR plus I small r. E equal to IR को हम कहते हैं V और this is the I small r. यहीं पर जो मेरा I जो करंट जा रहा है I और R दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इसको हम V कहते हैं और इस V को कहते हैं, ये जो V है मेरा इसको कहते हैं अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस या इसी का दूसरा नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर है? ये भी क्या कहलाएगा, अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। और स्मॉल आई आर को कहते हैं लॉस्ट पीडी, मींस लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, मेरा इक्वेशन आ रहा है E इक्वल टू V प्लस आई आर एंड दिस V इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल या अवेलेबल पोटेंशियल एंड दिस आई आर इज कॉल्ड लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और हम यहां पे बोले इफ स्मॉल r इक्वल टू 0, ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, तब उस वक्त का जो इक्वेशन होगा, उस वक्त का इक्वेशन हो जाएगा E इक्वल टू V, उस वक्त EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा और ऐसा सेल कहलाएगा आइडियल सेल। ये सेल जो होगा मेरा कौन सा सेल होगा, आइडियल सेल होगा और आइडियल सेल में EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ऐसा तब होगा जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल होता है, ऐसा होता है नहीं। क्लियर है? जब आइडियल सेल होगा उस वक्त EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, मींस EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर सेम व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू 0, देन दैट सेल इज कॉल्ड आइडियल सेल। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब यहां पे हम निकाले हैं अगर सेल में इफिशियंसी ऑफ सेल, सेल का इफिशियंसी क्या होगा, तो सेल का इफिशियंसी होगा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इनटू 100 कर देंगे, ये इफिशियंसी निकल जाएगा।
मीन्स इफिशियंसी। आउटपुट वोल्टेज अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं बी, और इनपुट वोल्टेज सेल का ईएमएफ होता है ए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ सेल। लेकिन फॉर आइडियल सेल होगा, फॉर आइडियल सेल के लिए क्या हो जाएगा, मेरा इफिशियंसी जो हो जाएगा V के बदले में E लिखेंगे बाय E इंटू 100%, और आइडियल सेल का इफिशियंसी 100% होता है। ऐसा तब होगा जिस वक्त सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। क्लियर है? इस तरह से सेल का हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस इफिशियंसी क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इनटू 100। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो इसमें परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज एरर इन द वोल्टेज, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला चलेगा, दिस इज द परसेंटेज एरर। ये होगा चेंज इन पोटेंशियल बाय इनिशियल पोटेंशियल इंटू 100। ये मेरा हो जाएगा परसेंटेज एरर। मीन्स परसेंटेज एरर इन वोल्टेज मीन्स चेंज इन वोल्टेज बाय इनिशियल वोल्टेज इंटू 100। तो परसेंटेज एरर का क्या चलेगा, चेंज इन वोल्टेज E माइनस V बाय V इंटू 100 कर देंगे। दिस इज द परसेंटेज एरर। और ये E जो है मेरा, ये E क्या है, EMF है, और ये भी क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन दें आपको, EMF एंड PD पे बेस्ड, क्या पर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता था, the amount of work done to carry unit positive charge from lower potential to higher potential throughout the circuit is called electromotive force। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये एक सेल है, इस सेल का EMF गिवन है 2 वोल्ट, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और इस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1.5 ओम। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है, नंबर ए में करंट थ्रू द सर्किट बताइए, नंबर बी में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताइए, नंबर सी में कहता है लॉस्ट पीडी क्या होगा बताइए, नंबर डी में कहता है, नंबर डी में इफिशियंसी क्या होगा बताइए, नंबर ई में कहता है परसेंटेज एरर क्या होगा बताइए। इतना चीज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं, नंबर ए बनाते हैं, करंट थ्रू द सर्किट। ये सेल कनेक्ट है सर्किट में, तो यहां से करंट फ्लो होगा, एंड दिस करंट इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। तो E का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट। ये मेरा 1.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 एम्पेयर। मीन्स सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पेयर। इसका वैल्यू कितना आ गया है, 1 एम्पेयर आ गया। क्लियर है? नंबर बी में क्या कह रहा है निकालने के लिए, अवेलेबल पीडी मीन्स जो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल है, अवेलेबल पीडी का वैल्यू होगा V इक्वल टू IR, और इस I का जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं 1 है, R कितना है 1.5, सो दिस इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना आ गया है, 1.5 वोल्ट। और अवेलेबल पीडी निकालने का एक और फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR। तो E कितना है, 2 वोल्ट माइनस I कितना है 1, R का वैल्यू कितना है 0.5। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 1.5 वोल्ट ही आएगा। क्लियर है यहां तक?
क्लियर है। नंबर बी में दोनों तरीके से बना सकते हैं, V इक्वल टू आई आर से या V इक्वल टू ई माइनस आई आर, दोनों में कितना आएगा 1.5 वोल्ट। ये मेरा निकल गया क्या, टर्मिनल वोल्टेज। नंबर सी में कहता है लॉस्ट पीडी, लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर होगा और I का वैल्यू 1 है, R 0.5, सो लॉस्ट पीडी इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ठीक है, लॉस्ट पीडी कितना होगा 0.5 वोल्ट। नंबर डी में कहता है हमको निकालने के लिए इफिशियंसी, इफिशियंसी मींस आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इनटू 100, इतना ही परसेंट होगा। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है 1.5, इनपुट वोल्टेज 2 इंटू 100, ये हो जाएगा 50 मीन्स 15×5 = 75%। क्लियर है। नंबर ई में कह रहे हैं निकालने के लिए परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, तो परसेंटेज एरर में चलेगा ई माइनस वी बाय वी, ई माइनस वी बाय ई, चेंज इन वोल्टेज बाय इनिशियल वोल्टेज इनटू 100। तो चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, टोटल ईएमएफ कितना है 2 माइनस 1.5 बाय 2 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.5 बाय 2 इंटू 100। इसको अगर हम काट दें यहां से 5 बार में कट जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 25%। परसेंटेज एरर कितना आ गया है 25%। क्लियर है यहां तक। चलें आगे, चलते हैं आगे। क्लियर है यहां तक। तो हमने देखा ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, परसेंटेज एरर और सेल का एफिशिएंसी क्या होता है, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम। अब हम कुछ ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ, पहला ग्राफ हम खींच रहे हैं ई वर्सेज आर, ने ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचना है। यहां पे कंडीशन लगा दिया व्हेन सर्किट इज ओपन, मींस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आई का वैल्यू सर्किट में क्या है 0 है। कैसा सर्किट होगा आप देख लो, ये मेरा सेल है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का ये ईएमएफ, ये आर, यहां पे एक की लगा हुआ है और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। यहां की क्या है, की मेरा ओपन है, तो ओपन है तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। करंट का वैल्यू 0 होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, मींस ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस के साथ चेंज नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ईएमएफ लेते हैं, तो इसका ग्राफ का जो नेचर आएगा इस तरह से आएगा। दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं नंबर, ये नेचर होगा ग्राफ का। इक्वेशन क्या था V इक्वल टू ई प्लस आई आर। यहां देखो I का वैल्यू 0 है, इस केस में V किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा EMF के इक्वल हो जाएगा। मींस EMF और V दोनों सेम होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसीलिए ग्राफ का नेचर ये होगा। सेकेंड नंबर ग्राफ है मेरा V वर्सेज R, V वर्सेज R, V और R के बीच ग्राफ खींचना है व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज्ड होगा तो V और R के बीच ग्राफ खींचना है। सारा कंडीशन ऐसा ही होगा। सर्किट यहां पे क्या कर देते हैं, सर्किट को हमने क्लोज्ड कर दिया, मींस ये अब क्या हो गया क्लोज्ड। अब करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। क्लियर है। तो V और R के बीच ग्राफ खींचना है तो V इक्वल टू क्या होगा, मेरा इक्वेशन पर ओम्स लॉ में आई आर, और यहां पे I का इक्वेशन क्या होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। सो V इक्वल टू कितना हो जाएगा ई आर बाय R प्लस R। अब इस R को नीचे ले आते हैं तो मेरा हो जाएगा E बाय R प्लस R बाय R। इसको हम लिख सकते हैं E बाय
1 प्लस आर बाय आर। क्लियर है यहां तक? अब आप देखो यहां पे हम देखते हैं अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसका केस देखें, यहां पर हम देखते हैं इफ R इक्वल टू आर, अगर कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त V का वैल्यू कितना हो जाएगा? E/2। देख रहे हो 1 प्लस 1 तो E/2 हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें इफ R इक्वल टू 0, अगर R का वैल्यू 0 कर दें तो EMF क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अगर नंबर सी में देखें इफ R इक्वल टू इंफिनिटी, अगर R का वैल्यू इंफिनिटी कर दें तो ये सारा 0 हो जाएगा। उस वक्त भी किसके इक्वल हो जाएगा? E के इक्वल हो जाएगा। मीन्स मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल EMF तक जाएगा जब R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके ग्राफ का जो नेचर होगा, इस एक्सिस पे हम ले लिया R और इस एक्सिस पे ले लिया हमने पोटेंशियल। क्लियर है? अब देखो इसका ग्राफ का नेचर जो होगा इस तरह का नेचर होगा, इसका ये इस तरह का नेचर होगा, पैरेलल हो जाएगा। मीन्स एक ऐसा कंडीशन आएगा, यहां पे मेरा क्या है, जब R का वैल्यू यहां पे क्या हो गया? V किसके इक्वल हो गया है? मेरा E के इक्वल हो गया। यहां पे V किसके इक्वल है? E के इक्वल है। मीन्स R इंफिनिटी हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। जब R का वैल्यू R के इक्वल है, यहां पे कहीं कहीं केस आएगा। ये केस जो मेरा क्या है, यहां पे जो मेरा स्मॉल r है जो इक्वल है कैपिटल R का, यहां पे क्या है? B किसके इक्वल है? E/2 के इक्वल है। और यहां पे EMF क्या है? 0 है। दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। मींस वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रेजिस्टेंस व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, उसका ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलें, समझ में आ रहा है? नंबर थर्ड नंबर ग्राफ देखते हैं हम। नंबर थर्ड नंबर का ग्राफ है V वर्सेज I। वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचना है। आप देखिए जरा सा, यहां पे हम खींचते हैं वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ। इस एक्सिस पे हमने ले लिया करंट, इस एक्सिस पे ले लिया हमने वोल्टेज। क्लियर है? दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप देखो हम पढ़े हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर, पढ़े हैं। इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस E। क्लियर है? आप इक्वेशन जानते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है। आप देख रहे हो इसी इक्वेशन पे वैलिड है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो मेरा क्या है? स्ट्रेट लाइन का है, और स्ट्रेट लाइन का है जो नेगेटिव की तरफ ग्राफ चलेगा। तो मीन्स ग्राफ का जो नेचर होगा इसका इस तरह का होगा। ये पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी लेट कर लिया। अगर ए के केस को हम समझें, यहां पे पॉइंट ए को अगर हम समझें, पॉइंट ए पे देख रहे हैं क्या? ए पर मेरा क्या है? करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इक्वेशन आया है मेरा V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो पॉइंट ए पे करंट का वैल्यू क्या है? करंट का वैल्यू 0 है। तो करंट का वैल्यू 0 है तो V किसके इक्वल हो जाएगा? E के इक्वल हो जाएगा। अगर पॉइंट B की बात करें, पॉइंट B पे हम क्या देख रहे हैं? पॉइंट B पे EMF 0 है, मींस वोल्टेज 0 है मेरा। पॉइंट B पे वोल्टेज 0 है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। तो इक्वेशन क्या है मेरा? V इक्वल टू E माइनस आई आर, वोल्टेज 0 तो E इक्वल टू यहां का जो हो जाएगा करंट का वैल्यू IB लेट कर लिया इनटू R। सो IB का जो वैल्यू होगा मेरा कितना होगा? E बाय R होगा। इस वक्त का जो करंट कहलाता है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम करंट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो सेल का तो E बाय IB होगा। तो हमने 3 ग्राफ देखा, EMF वर्सेज रेजिस्टेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, वोल्ट पोटेंशियल वर्सेज रेजिस्टेंस व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, एंड पोटेंशियल वर्सेज करंट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड।
क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे। हम देख रहे हैं ईएमएफ एंड पीडी। ईएमएफ पीडी में हमने 3 ग्राफ पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल, एक टॉपिक है जिसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। हमको पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल in terms of E, V and R। E, V and R के टर्म्स में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप अभी पढ़े हो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्लियर है? हम क्या पढ़े? V इक्वल टू ई, इक्वेशन क्या था? V इक्वल टू ई माइनस आई आर, मीन्स आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस वी। सो R इक्वल टू E माइनस वी बाय आई। इसको हम लिख सकते हैं E माइनस वी, आई को V बाय R, R ऊपर चला जाएगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ E माइनस वी बाय V इंटू R। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं। अब जो मेरा है, अब हम देखते हैं सेल को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। हमने सेल देखा, ध्यान दीजिए, पहले रिपीट कर दे रहा हूं। सेल क्या था? सेल एक डिवाइस होता था जो मेरा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का पोटेंशियल क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल थ्रू आउट द सर्किट, जिसका हमने फॉर्मूला देखा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स in any 2 points in the circuit is called potential difference, means EMF is generally greater than potential difference होता था। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखा, उसमें करंट का जो वैल्यू फ्लो कर रहा था I इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। उसका इक्वेशन हमने देखा V इक्वल टू E माइनस आई आर, और 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन EMF वर्सेज रेजिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेज रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल वर्सेज करंट देखा हमने। क्लियर है? एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ ई, वी एंड आर, इतना को याद रखेंगे। अब हम देखते हैं सेल इन द सर्किट। अब सर्किट में सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जो मेरा सर्किट होता है, ये जो सर्किट होता है, ये सर्किट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद रखेंगे अच्छे से, और सर्किट को देख करके पहचान लेंगे कौन सा सर्किट है। 3 पार्ट में डिवाइड किया सर्किट को। फर्स्ट है मेरा ओपन सर्किट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, एंड तीसरा है क्लोज्ड सर्किट। ये 3 तरह का सर्किट होता है। अब देखो, ओपन सर्किट का सिंबल इस तरह का होगा। ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और ये सर्किट ओपन है, और इस वक्त इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जिस वक्त सर्किट ओपन रहेगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं? ये मेरा एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल का ईएमएफ है। इस सेल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो उस वक्त जो इसमें करंट का वैल्यू होगा, दिस करंट इज मैक्सिमम करंट होगा, और ऐसा कंडीशन क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और शॉर्ट सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू E बाय R होगा। क्लियर है? अब दूसरा जो है मेरा क्लोज सर्किट है, और क्लोज सर्किट का 2 टाइप होता है। इसको मिटा देते हैं इधर से, ये देख लिया, समझ लिया। क्लोज सर्किट का 2 टाइप होगा, एक होगा चार्जिंग,
दूसरा होगा डिस्चार्जिंग। क्लोज सर्किट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज चार्जिंग, फर्स्ट को हम डिस्चार्जिंग लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट को हमने लिखा डिस्चार्जिंग एंड सेकेंड को लिखा हमने क्या, चार्जिंग। डिस्चार्ज किसको कहते हैं, आप मोबाइल फोन पे बात करते रहते हो, आपका मोबाइल डिस्चार्ज होते रहता है, फिर उसको हम चार्ज करते हैं। मीन्स दो केस होगा, एक चार्जिंग है एक डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होगा, सेल का ईएमएफ इंक्रीज होगा, डिस्चार्जिंग में सेल का ईएमएफ डिक्रीज होगा। और सर्किट देख करके पहचानना है, डिस्चार्जिंग सर्किट का जो डायग्राम होगा जो इस तरह का होगा, याद रखेंगे ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये आर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल का ईएमएफ। और जब सेल डिस्चार्ज होगा तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री मारेगा। तो ऐसा केस क्या कहलाएगा मेरा, डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग का इसका जस्ट रिवर्स होगा, चार्जिंग का केस होगा, ये मेरा एक सेल है, ये सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया, सेल का ईएमएफ भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और पॉजिटिव में जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स होगा। मीन्स डिस्चार्जिंग में क्या होगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और चार्जिंग में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल में इन करता है करंट का वैल्यू। क्लियर है। अब यहां पर जो मेरा ये V जो टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन होगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, मीन सेल डिस्चार्ज हो रहा है। यहां पे टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको, याद रखेंगे। और इस केस में सेल का जो ईएमएफ होता है इज पॉजिटिव होगा। जब सेल डिस्चार्ज करता है तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा, जब सेल चार्ज होगा तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। हमने देखा सर्किट तीन तरह का था। फर्स्ट इज ओपन सर्किट, सेकेंड इज शॉर्ट सर्किट, थर्ड इज क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। शॉर्ट सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता था। क्लोज सर्किट का दो टाइप, फर्स्ट इज डिस्चार्जिंग एंड सेकेंड इज चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा और चार्जिंग का ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है यहां तक। तो अब जो इसके बाद टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्लियर है। हम देखते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को जो बना करके दिखाइए, पीछे ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है, तब फिर कंटिन्यू करेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को। अब सेल का कितना सर्किट होता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट। अब बहुत सारे सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में, इसके बाद वो होगा। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन ईयर तो नहीं याद है हमको, फिर ये आईआईटी में पूछा था किसी न किसी ईयर में। क्वेश्चन था, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर है। ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों कंसेंट्रिक है और इनर रेडियस जो है इसका A है और आउटर रेडियस है B, और दोनों के बीच के स्पेस में एक मीडियम भर दिए हैं। उस मीडियम का रेसिस्टिविटी था रो। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या पूछ रहा था, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मैंने आउटर सेल और इनर सेल के बीच का गैप का रेजिस्टेंस क्या होगा। पहला चॉइस था, चॉइस नहीं बना के देखते हैं, बनाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। चॉइस क्या देखेंगे, अब देखिए, अब इसमें हमको रेजिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का। तो क्या करते हैं, खुद से ट्राई कीजिए। आप ओम्स लॉ में पढ़े हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है या रेसिस्टिविटी से रिलेटेड को जो इक्वेशन था रो इंटू एल बाई ए। तो हमको ये दोनों गैप के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं,
यहां पे एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया, ये मेरा एलिमेंट्री सेक्शन है, और इस एलिमेंट्री सेक्शन का जो रेडियस है x लेट कर लिया, और इसका थिकनेस मेरा कितना है dx, और लेट कर लिया इस एलिमेंट्री सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है dr है, dr इक्वल टू रो इंटू l के बदले में क्या होगा dx होगा, और एरिया, और इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा मेरा 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसको कैसे लिखेंगे, dr इक्वल टू रो बाय 4 पाई x का पावर -2 dx। मेरा इक्वेशन आ गया है dr इक्वल टू रो बाय 4 पाई x का पावर -2 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं a से लेके कहां तक b तक, तो लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, dr का r हो जाएगा रो बाय 4 पाई, इसका हो जाएगा -1 बाय x, ये मेरा हो जाएगा a से b, सो r इक्वल टू रो बाय 4 पाई -1 बाय b माइनस माइनस प्लस 1 बाय a। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो रो बाय 4 पाई एलसीएम हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा b माइनस ए। दिस इज योर आंसर। इतना ही ओम रेजिस्टेंस होता। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में हमको पूछ देता व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ b इक्वल टू इंफिनिटी, अगर b का वैल्यू इंफिनिटी है तब क्या होगा इस दोनों गैप के बीच का रेजिस्टेंस। तो जब b का वैल्यू इंफिनिटी है तो हम यहीं पर चेंज कर देते हैं, a से लेके कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, a से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, a से इंफिनिटी, r इक्वल टू हो जाएगा रूट बाय 4 पाई -1 बाय इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 बाय a, ये मेरा 0 हो जाता। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बाय 4 पाई a। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? जब इनफाइनाइट हो जाएगा b का वैल्यू तब इसका वैल्यू आ गया मेरा कितना, रो बाय 4 पाई a। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, जो आप लोग बना करके दिखाएंगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी का ही किसी ईयर का है, ये कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। क्लियर है? और इस कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर का लेंथ l है, और इसका जो इनर रेडियस है a है और आउटर रेडियस b है। और इसमें क्या क्या है, ये जो मेरा है दोनों के बीच ये गैप भरा हुआ था, और इस गैप का रेसिस्टिविटी मेरा कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। तो कह रहा था कैलकुलेट कीजिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी गैप के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है? आप होमवर्क में बना करके दिखाओगे, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स।